Assalamualaikum class. This is Mohammad Hashim Zia and you guys are watching Matrix by Hashim Zia. बेटा आज की क्लास के अंदर हम लोग एक्सरसाइज नंबर 4.8 को स्टार्ट कर रहे हैं। एक्सरसाइज नंबर 4.8 हमारे पास हार्मोनिक प्रोग्रेशन के ऊपर डिपेंड करती है, जिसको आम जबान में आप लोग एचपी के नाम से भी जानते हैं और ये एचपी के नाम से भी कहलाई जाती है। अब एचपी होता क्या है, एचपी का कॉन्सेप्ट क्या है? भाई एचपी कोई नई चीज नहीं है, एचपी सिंपल है, एचपी बहुत आसान सी सीक्वेंस है। अगर मैं इसको आसान भाषा में डिक्लेयर करूं तो एचपी एक वो सीक्वेंस है जो आपके लिए पढ़ना और समझना सबसे ज्यादा आसान है। किस तरीके से कि भैया एचपी जो है ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का छोटा भाई है। एचपी क्या होता है मेरा बेटा? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि एपी का छोटा भाई है। सर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मैं आपको भी कन्वे कर देता हूं। इसका मतलब ये होता है कि एचपी जो है वो एपी का रेसिप्रोकल कहलाता है। एचपी क्या होता है? एपी का रेसिप्रोकल। और एचपी का अपना कोई भी फॉर्मूला नहीं होता सिवाय सिवाय हार्मोनिक मीन के। इसके अलावा एचपी के तमाम फॉर्मूलाज एचपी के क्वेश्चंस के अंदर एपी के ही यूटिलाइज होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको एक एग्जांपल दिखाऊं कि मैं आपके सामने एक सिंपल तरीके से एपी का सीक्वेंस लिख दूं 2,4,6,8,10। ये जो मैंने आपके सामने सीक्वेंस लिखा है ये कौन सा सीक्वेंस है बेटा? ये एपी का सीक्वेंस है, क्योंकि इस पूरे सीक्वेंस के अंदर कॉमन डिफरेंस थ्रू आउट द सीक्वेंस क्या है? 2, यानी कि सिमिलर है। तो ये सीक्वेंस किसका है? एपी का। अगर आप चाहते हो कि इस सीक्वेंस को एपी से एचपी में कन्वर्ट करो तो ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग। एचपी के अंदर कैसे कन्वर्ट करोगे? क्या कॉन्सेप्ट है कि भैया आपने करना कुछ भी नहीं है। सिंपल तरीके से अगर आप इस सीक्वेंस का रेसिप्रोकल ले लो, रेसिप्रोकल का मतलब उल्टा कर देना। उल्टा कर देने से जो सीक्वेंस आपको अचीव होगा, जो सीक्वेंस आपको मिलेगा, उस सीक्वेंस को हम लोग कहते हैं एचपी का सीक्वेंस। क्या कहा मैंने? कि भाई देखो गौर से, अगर कभी भी आपके पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन हो और आप सिंपल तरीके से उसके सीक्वेंस को उल्टा कर दो, रेसिप्रोकेट कर दो, तो आपके पास जो सीक्वेंस अचीव होता है वो सीक्वेंस एचपी का कहलाता है। तो एचपी के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीकेकार क्या होता है, यहां पे ये बात समझना बहुत जरूरी है कि कभी भी अगर आपके पास पेपर के अंदर एचपी का क्वेश्चन आ जाए, कभी भी अगर आपके पास पेपर के अंदर एचपी का क्वेश्चन आ जाए, उसको सॉल्व कैसे करते हैं कि बेसिकली एचपी इज द रेसिप्रोकल ऑफ एपी। एचपी क्या होता है मेरा बेटा? रेसिप्रोकल है किसका? एपी का। तो आप करते कुछ भी नहीं हो, आप बेसिकली अपने एचपी के क्वेश्चन का पहले रेसिप्रोकेट लेते हो, उसको एपी में कन्वर्ट करते हो और फिर एपी के फॉर्मूलाज को यूज करते हो। एपी के फॉर्मूलाज को यूज करते हो और जब फाइनल आंसर आ जाता है तो वापस रेसिप्रोकेट करके अपना आंसर एचपी में शो कर देते हो। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है एचपी के क्वेश्चंस का। ये पूरा कॉन्सेप्ट मैंने आपको 4.8 4.9 का बहुत आसान जबान में समझा दिया। क्या कहा हमने कि भाई एचपी का कभी भी अगर क्वेश्चन आएगा तो उसके एचपी के अपने कोई फॉर्मूलाज नहीं होते। हम बेसिकली रेसिप्रोकल करते हैं उसको एपी में, एपी के फॉर्मूलाज को यूटिलाइज करते हैं, देन वापस उसको रेसिप्रोकेट कर देते हैं फाइनल आंसर को, तो हमारे पास एचपी का आंसर आ जाता है। आप अभी कंफ्यूज हो जाएंगे, तो आइए जरा क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन को देखने से बात हमें बहुत क्लियर अंदाज में समझ में आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल एक्सरसाइज नंबर 4.8 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 हमसे कहा जा रहा है फाइंड द इंडिकेटेड टर्म्स इन द फॉलोइंग हार्मोनिक प्रोग्रेशन। और आपको पहला जो पार्ट गिवन है वो क्या गिवन है? 1/3 कॉमा 1/7 कॉमा 1/11। और आपको फाइंड क्या करना है? आपको कहा जा रहा है कि आपको नाइन्थ टर्म की वैल्यू को फाइंड करना है। किसको फाइंड करना है मेरा बेटा? नाइन्थ टर्म की वैल्यू को। तो भाई देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले नंबर के ऊपर इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एचपी का क्वेश्चन है, तो हम सबसे पहले लिखेंगे सिंस इट इज एन क्वेश्चन ऑफ एचपी। क्या लिखेंगे? सिंस इट इज अ क्वेश्चन ऑफ एचपी, या इसको ऐसे भी आप लिख सकते हो सिंस वी नो दैट दिस क्वेश्चन इज ऑफ एचपी, सिंस वी नो दैट द सीक्वेंस इज ऑफ एचपी, सिंस वी नो दैट सीक्वेंस इज ऑफ एचपी। आपने ये जुमला पहले लिखना है, क्योंकि 5 नंबर में जब क्वेश्चन आएगा तो तरीके से आपको मैं पहले एक क्वेश्चन पूरा सिखाऊंगा, तो आपने वर्डिंग वगैरह वो सेम ही रहती है। आपने वर्डिंग के अंदर बेसिक बात लिखनी होती है कि वी नो डेट सीक्वेंस इज ऑफ एचपी, वी नो डेट सीक्वेंस इज ऑफ एचपी, यानी कि हमें मालूम है कि सीक्वेंस किसका है? एचपी का है। तो भैया सीक्वेंस एचपी में क्या गिवन है? 1/3 कॉमा 1/7 कॉमा 1/11 डॉट डॉट डॉट, और हमें नाइन्थ टर्म की वैल्यू को फाइंड करना है। हमें कौन सी वैल्यू को फाइंड करना है? नाइन्थ टर्म की। एज वी नो डेट, हमें मालूम है कि एचपी क्या होता है? एचपी बेसिकली रेसिप्रोकल है एपी का। एज वी नो डेट
HP is reciprocal of AP. As we know that HP is reciprocal of AP. हमें मालूम है कि HP क्या होता है, रेसिप्रोकल है किसका मेरे प्यारे शागिर्दों, AP का। तो अगर मैं इस सीक्वेंस को अब AP में लिखना चाहूं तो AP में सीक्वेंस क्या बन जाएगा, सीक्वेंस का मतलब इसको रेसिप्रोकेट कर दिया जाएगा। तो 1/3 का मतलब 3 आ गया, 1/7 का मतलब 7 आ गया, 1/11 का रेसिप्रोकल क्या होगा, इसका उलट कर दूंगा तो 11 बन जाएगा। कॉमा डॉट डॉट डॉट। अच्छा, ये जो आपको गिवन है ये नाइन्थ टर्म निकालनी है। तो नवी टर्म चाहे एचपी में हो चाहे एपी में हो, नवी की नवी टर्म ही रहेगी। इसका मतलब क्या है, मैं इसको और आसान जबान में क्लियर कर देता हूं कि भाई लेट सपोज आपके पास आपका कमरा है, जिस कमरे में अभी आप बैठे हुए मेरा लेक्चर सुन रहे हो, वहां पे लेट सपोज आप और आपके अभी भाई बैठे हुए हैं, सही है ना। थोड़ी देर के बाद आप दोनों को शरारत सूझती है और आप लोग उल्टा होके बैठ जाते हो या उल्टा होके खड़े हो जाते हो। बचपन में खड़े होते हो ना उल्टा, तो वैसे ही उल्टा खड़े हो जाते हो। तो भाई अगर जब पहले आप सीधे खड़े हुए थे, तब अगर कोई बंदा आपसे पूछे कि भाई कमरे में कितने लोग हैं, आप क्या बोलोगे, कमरे में 2 लोग हैं। और जब आप उल्टा खड़े हुए हो तब भी अगर कोई बंदा आपसे पूछे कि भाई कमरे में कितने लोग हैं, तब भी कमरे में कितने ही लोग होंगे, 2 ही लोग होंगे। तो नंबर ऑफ टर्म्स चाहे एचपी हो या एपी हो उसमें सिमिलर रहती है, वो चेंज नहीं करती। चाहे आपका सीक्वेंस एपी हो या एचपी हो, नंबर ऑफ टर्म्स का मतलब क्या है कि भाई जो भी तुम्हारी टर्म है, चाहे वो सीधी हो या उल्टी हो, वो पढ़ोगे तो उसको उसी तरीके से ना, कि भाई तुम्हारे पास लेट सपोज अगर 4 पेंसिल्स हैं सीधी, तब भी वो 4 पेंसिल्स ही हैं, और उल्टी पड़ी हुई है तब भी 4 पेंसिल्स ही हैं। तुम्हारे पास अगर 2 गाड़ियां हैं, एक गाड़ी अगर उलट गई, एक गाड़ी अगर उल्टी हो गई, तब भी वो एक गाड़ी तो उल्टी हुई ना। बात समझ पा रहे हो मेरा प्यारा बेटा। तो आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स वैसी ही रहती हैं, जो सीक्वेंस होता है खाली उसका रेसिप्रोकेट किया जाता है। तो आपने क्या करा, सबसे पहले एचपी के सीक्वेंस को रेसिप्रोकेट करके एपी में कन्वर्ट कर दिया। और उसके पीछे लॉजिकल रीजन क्या है कि एचपी के अपने फॉर्मूलाज नहीं होते, एपी के अंदर कन्वर्ट करेंगे, एपी की पैटर्न पे सॉल्व करेंगे। अब सॉल्व कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, देखो अब आपने ये सीक्वेंस अपना एपी में कन्वर्ट कर लिया, तो हमें मालूम है कि यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट टर्म क्या आ रही है, ए वन। ए वन की वैल्यू किसके बराबर है, 3 के। और फर्स्ट टर्म को एपी में ए बी कहते हैं, फर्स्ट टर्म को एपी में क्या कहते हैं मेरा बेटा, 3 भी कहते हैं। फर्स्ट टर्म का फर्स्ट टर्म आ गया। हमारे पास जो यहाँ पे सेकंड टर्म है वो क्या है, 7 के बराबर। और एपी में सेकंड टर्म क्या होती है, ए टू, यानी कि ए टू की वैल्यू गिवन है 7 के बराबर। और ए टू का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस का डी इक्वल टू के बाद 7 का 7, एज इट इज का एज इट इज। तो ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 आ गई, ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 आ गई। सिंपल तरीके से ए की वैल्यू देखो यहाँ पे आपको मिल गई है, डी की वैल्यू निकाल लेंगे कैसे, कि पुटिंग पुटिंग सिंपल तरीके से आप ए की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दोगे, पुटिंग ए इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर 2। तो ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 3 प्लस डी इक्वल टू 7। तो आपके पास डी की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 7 माइनस 3 इज इक्वल टू 4 के बराबर। तो हमारे पास पर्टिकुलरली अल्लाह भला करे हमारे पास डी की वैल्यू क्या आ गई, 4 के बराबर। तो अगर मैं नाइन्थ टर्म निकालूं एपी में तो क्या बन जाएगी, नाउ फॉर द नाइन्थ टर्म, नाउ फॉर द नाइन्थ टर्म। तो हमारे पास नाइन्थ टर्म क्या आ जाएगी एपी के अंदर, कि भैया हमारे पास कोई भी पर्टिकुलर टर्म निकालने का फॉर्मूला बहुत ही सिंपल सा होता है, और वो होता है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस का n-1 इंटू डी। तो अगर मुझे नाइन्थ टर्म निकालनी है तो ए9 की वैल्यू, ए की वैल्यू देखो क्या है हमारे पास, 3 के बराबर है, प्लस का साइन एन चूंकि 9 है तो 9 माइनस का 1 हो जाएगा। डी की वैल्यू किसके बराबर आई, 4 के बराबर आई। सिंप्लीफाई करवा दीजिए, ए9 इज इक्वल टू 3 का 3, 9 माइनस 1, 8 इंटू 4, 8 फोर जार 32 का 32। एंड देन सिंपल तरीके से 32 प्लस का 3 किसके बराबर आ जाएगा मेरा बेटा, सिंपल तरीके से 32 प्लस 3 विल बी 35। तो आपके पास ए9 की टर्म 9 की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 35 के। मगर रिमेंबर दिस थिंग, आपने जो भी ये ए9 की वैल्यू निकाली है किस में निकाली है, एपी के अंदर। तो मैं लास्ट में अपना आंसर क्या लिखूंगा, नाउ सिंस वी कैन से नाउ हेंस hence hence ninth term in HP is hence ninth term in HP is सिंपल तरीके से इस टर्म को आप रेसिप्रोकेट करवा दोगे, तो क्या बन जाएगी ये टर्म रेसिप्रोकेट करवा के 1 डिवाइडेड बाय 35, और ये आपका फाइनली आंसर आ गया। मुझे बताओ इसमें क्या मसले की बात है। देखो कभी भी आपके पास एचपी का क्वेश्चन आए, सॉल्व कैसे करते हैं कि जो भी आपके पास एचपी की सीक्वेंस होगी, सबसे पहले आप उसका रेसिप्रोकेट कर देते हो। क्या करते हो मेरा बेटा, सबसे पहले उसका रेसिप्रोकल ले लेते हो, रेसिप्रोकेट कर देते हो। रेसिप्रोकेट करने के बाद वो पूरा का पूरा सीक्वेंस एपी में कन्वर्ट हो जाता है। आप एपी के फॉर्मुलाज को यूटिलाइज करके अपना आंसर निकालते हो, और अगर टर्म्स आंसर के अंदर है तो फिर वापस फाइनली आंसर को रेसिप्रोकेट करवाते हो एचपी में, क्योंकि एचपी में अगर आपसे आंसर मांगा हुआ है तो फाइनली आपका आंसर एचपी में आ जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होता है। मुझे बताओ इसमें किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम, कोई मसला, कोई परेशानी।
ओके तो बेटा क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 3 के ऊपर मूव कर रहे हैं। पार्ट नंबर 2 आपको होमवर्क है, सेम पैटर्न का क्वेश्चन है, उसको आप इजीली कर सकते हैं। तो पार्ट नंबर 3 के ऊपर मूव करते हैं। अगेन आपसे कहा जा रहा है कि आपके पास हार्मोनिक प्रोग्रेशन गिवन है, आपको 8 टर्म के ऊपर वैल्यू को फाइंड आउट करना है। देखो भाई, सबसे पहले नंबर के ऊपर आप लिख दोगे सिंस द प्रोग्रेशन इज इन हार्मोनिक मोशन, और आप कंप्लीटली पूरे के पूरे एक दफा सीक्वेंस को कॉपी डाउन कर लोगे। सीक्वेंस को कॉपी डाउन करना बेटा अच्छी बात होती है। हमेशा याद रखें, अगर क्वेश्चन 5 नंबर के लिए आ रहा है तो प्रॉपर स्टेप वाइज को सॉल्व करें। आपको बहुत से टीचर्स डायरेक्टली सॉल्व करवा रहे होंगे हार्मोनिक का एक नया फॉर्मूला बता के, जो कि बेसिकली एपी का इनवर्स फॉर्मूला ही होता है, रेसिप्रोकल वाला फॉर्मूला ही होता है। तो आपने वैसे नहीं करना। अगर 5 नंबर में क्वेश्चन आ रहा है तो आपने वर्डिंग को लिखना है। सबसे पहले लिख दो सिंस अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन द सीक्वेंस ऑफ एचपी इज, और एक दफा पूरे सीक्वेंस को कॉपी डाउन कर दो। उसके बाद आप जुमला लिखोगे एज वी नो डेट एचपी इज द रेसिप्रोकल ऑफ एपी। सिंपल सी बात लिखो, एज वी नो डेट एचपी इज द रेसिप्रोकल ऑफ एपी। एचपी इज द रेसिप्रोकल ऑफ एपी, ताकि इंप्रेशन एक अच्छा पड़ता है और नंबर आपको अच्छे मिलेंगे। देखो जितनी आप लोग समझते हैं कि मैथ्स के पेपर में सिर्फ नंबर्स को लिखना जरूरी होता है, नहीं बेटा, बेसिक वर्डिंग को लिखना, बेसिक अपनी बात को समझाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और सारे बोर्ड के टीचर्स इस बात को बड़ा पसंद करते हैं अगर आप वर्डिंग को लिखोगे। शॉर्ट वर्डिंग को लिखो, इतनी मुश्किल वर्डिंग लिखने की जरूरत नहीं है। बेसिक क्लास 4 क्लास 5 वाली इंग्लिश कि एस बी नोडेड एचपी इज द रेसिप्रोकल ऑफ एपी। तो सिंपल तरीके से सीक्वेंस क्या हो जाएगा, एपी में कन्वर्ट कर दीजिए। अभी आपके पास सीक्वेंस किसके अंदर गिवन है, देखो एचपी के अंदर। तो हमने इस एग्जामिनर को यहाँ पे बात बता दी कि एचपी क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है किसका, एपी का। तो भैया इसको अगर रेसिप्रोकल अब करवा दो तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 5/9 कॉमा 13/9 कॉमा 21/9 कॉमा डॉट 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 डॉट, और हमें कहां तक की वैल्यू निकालनी है, हमें 8 टर्म की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ओके, अब देखो इस क्वेश्चन के अंदर भी अगेन हमें ये किसका सीक्वेंस मिल गया, एपी का। और एपी के अंदर हमें मालूम है कि हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट टर्म की वैल्यू क्या आ रही है, फर्स्ट टर्म यानी कि ए वन। ए वन की वैल्यू क्या गिवन है आपको इस सीक्वेंस के अंदर, 5/9। किसके बराबर गिवन है, 5/9। और एपी के अंदर फर्स्ट टर्म यानी कि ए को कहते हैं फर्स्ट टर्म, है ना भाई। तो क्या है आपके पास 5/9 का 5/9 एज इट इज। यहाँ पे आपको सेकंड टर्म क्या गिवन है मेरा बेटा, सेकंड टर्म कैसे निकालेंगे, बहुत ही आसान चीज है कि भैया यहाँ पे हमारे पास सेकंड टर्म क्या होगी, सिंपल तरीके से 13/9। क्या है, 13/9। इसका मतलब क्या है कि आपके पास ए टू का फॉर्मूला क्या होता है एपी के अंदर, एपी के अंदर ए टू यानी कि सेकंड टर्म का फॉर्मूला होता है ए प्लस डी इक्वल टू के बाद 13/9 का 13/9 एज इट इज। इसको आपने इक्वेशन नंबर 1 कह दिया, इसको आपने इक्वेशन नंबर 2 कह दिया। अब आप जल्दी से इसको सिंप्लीफाई करवा लेंगे, कैसे कि सिंपली आप लोगों ने ए की वैल्यू को उठा के इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देना है। तो मैं क्या लिखूंगा, पुटिंग पुटिंग a is equal to 5/9 इन इक्वेशन नंबर 2, इन इक्वेशन नंबर 2। यानी कि जो a की वैल्यू है उसको उठा के आपने सिंपली इक्वेशन नंबर 2 में प्लॉट कर दिया। तो मेरे प्यारे शागिर्दों क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास, देखो ए की वैल्यू क्या है 5/9, प्लस का डी एज इट इज इक्वल टू के बाद 13/9 का 13/9 एज इट इज। देखो प्लस वाली टर्म को दूसरी तरफ भेजेंगे तो वहां पे जाके क्या हो जाएगी मेरा बेटा, माइनस होगी। सिंपल सी बात है सर। तो भैया क्या बन जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा डी इज इक्वल टू 13/9 माइनस का 5/9। कैलकुलेटर मौजूद है, कैलकुलेटर पे करना चाहे उस पर कर ले, नहीं तो बेसिक मैथ्स है कि भैया 13/9 में से अगर 5/9 को माइनस करूंगा तो 9 का 9 एज इट इज। 13 में से अगर आप 5 को माइनस करते हो तो क्या बचेगा आपके पास, सिंपल 8 बच जाएगा। क्या बचेगा मेरा बेटा, सिंपली हमारे पास 8 की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है मेरा प्यारा बच्चा। क्या बचेगा आपके पास, सिंपल तरीके से 8/9। तो कॉमन डिफरेंस हमारे पास क्या आ गया, 8/9। देख लो भाई, 13 में से अगर आप 5 को माइनस करते हो तो सिंपल तरीके से ऊपर 8 का 8 और नीचे 9 का 9। तो कॉमन डिफरेंस आ गया 8/9 का। अब देखो एग्जामिनर क्या कह रहा है, हमें क्या फाइंड करना है, एथ टर्म की वैल्यू को फाइंड करना है। तो यहाँ पे लिख दीजिए फॉर एट टर्म के लिए फॉर्मूला क्या होगा हमारा, ए8 इज इक्वल टू ए प्लस का 7d। सिंपल सा फॉर्मूला है, फॉर्मूला मैंने आपको सिखाए हुए हैं सारे के सारे। तो अब देखो ए8 का ए8, ए के अंदर ए की वैल्यू को, ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 5/9 प्लस का 7 का 7 एज इट इज। डी के अंदर डी की वैल्यू को, डी की वैल्यू क्या है मेरा बेटा 8/9। सही है ना भाई, सिंप्लीफाई इसको कर लेंगे अभी हाथ के हाथ, बहुत ही सिंपल सी चीज है। अब सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, देखो भैया अगेन बहुत बेसिक सी बात है। ये क्या बन जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा सिंपल तरीके से, देखो 9 का 9 नीचे एलसीएम का एज इट इज, ऊपर 5 का 5।
और 8 इंटू 7, सिंपल इंटू 7 हमारे पास सिंपल तरीके से क्या हो जाएगा, 56 का 56। अब देखो भाई 56 प्लस का 5 किसके बराबर आएगा, 56 में अगर आप 5 का इजाफा करते हैं तो जाहिर सी बात है 61 हो जाएगा। तो आपके पास A8 की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 61 डिवाइडेड बाई 9 के। यानी कि आपको टर्म 8 की वैल्यू किसके बराबर मिल गई, 61 डिवाइडेड बाई 9 के। मगर ये हमारे पास अभी एपी के अंदर आई है। सर क्यों एपी में आई है, क्योंकि मेरे प्यारे शागिर्दों आपको क्वेश्चन गिवन है एचपी का, आपने सबसे पहले उसको रेसिप्रोकेट करवा दिया एपी के अंदर, फिर सिंपल एपी के फॉर्मूलाज के ऊपर सॉल्व करा, तो आपके पास जो ये आंसर आया है ये भी किस फॉर्म में आया है, एपी की फॉर्म में आया है। तो अगर मुझे एचपी में चाहिए तो वापस इसको रेसिप्रोकेट कर दूंगा तो एचपी में बन जाएगा। क्यों, क्योंकि एपी और एचपी आपस में रेसिप्रोकल रिलेशन रखते हैं। तो क्या लिखूंगा लास्ट के अंदर, फाइनली hence the value of term 8, hence the value of term 8 या 8th term कह लीजिए, hence the value of 8th term in HP is 9 divided by 61। तो सिंपल तरीके से आपने क्या करना है, जो आपके पास एपी में वैल्यू आई उसका रेसिप्रोकेट ले लेना है, सिंपल सा आंसर आ गया। मुझे बताइए इस क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम है। देखो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, दोबारा समझ लीजिए किसी बच्चे को प्रॉब्लम हो रही है। देखो एचपी में आपको सीक्वेंस गिवन होगा, सबसे पहले नंबर के ऊपर आपने एचपी से उस सीक्वेंस को एपी में कन्वर्ट करवाना है। कैसे कन्वर्ट करवाओगे, रेसिप्रोकल करके। रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, उल्टा कर देना। उसके बाद आपने सिंपल एपी के फॉर्मूलाज को यूटिलाइज करा, A1 A2 ए की वैल्यू को, कॉमन डिफरेंस को, और आपने सिंपल जो भी आपको टर्म फाइंड करनी थी उस टर्म को फाइंड कर लिया। चूंकि आपने एपी के ऊपर फाइंड किया इसलिए आंसर किस में आया, एपी में आया। अब एपी से वापस एचपी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, दोबारा से आंसर में लास्ट में रेसिप्रोकल ले लेंगे तो हमारा आंसर एचपी में कन्वर्ट हो जाएगा। सिंपल इज दैट। इसी तरीके से देखिए हमारे पास देन क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4 आपसे अगेन बड़ी यही बेसिक सी बात कर रहा है। कहता है कि भाई देखो अगर मैं अब की बारी में सीक्वेंस दे दूं नेगेटिव का 1/5, नेगेटिव का 1/3 और नेगेटिव का 1, और क्या फाइंड करना है, फाइंड करना है आपको 15th टर्म की वैल्यू को। कोई मसले की बात नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है, बच्चे बच्चे सॉल्व कर लेंगे भैया इस क्वेश्चन को। सबसे पहले अगेन बेसिक वर्डिंग लिखोगे, सिंस द सीक्वेंस इज ऑफ एचपी, तो एचपी के पूरे सीक्वेंस को एक दफा कॉपी डाउन कर लोगे। एचपी के सीक्वेंस को आपने क्या कर लेना है, एक दफा पूरे के पूरे सीक्वेंस को कॉपी डाउन कर लिया आपने। उसके बाद आपने कहना है कि भैया सिंस एचपी इज द रेसिप्रोकल ऑफ एपी, ये वर्डिंग आप खुद से लिखोगे, बेसिक वर्डिंग है। क्या लिखोगे, एज वी नो दैट एचपी इज द रेसिप्रोकल ऑफ एपी, तो इसका रेसिप्रोकेट ले लोगे। रेसिप्रोकेट लेने का मतलब क्या, उल्टा कर देना। क्या कर देना, उल्टा कर देना। तो एपी में क्या बन जाएगा, ये आपके पास ये बन जाएगा नेगेटिव का 5, ये बन जाएगा नेगेटिव का 3, और नेगेटिव 1 को अगर आप उल्टा करो तब भी वो नेगेटिव 1 ही रहेगा। क्यों, क्योंकि देखो नेगेटिव 1 डिवाइडेड बाय 1, सिंपल 1 डिवाइडेड बाय नेगेटिव 1 बाद एक ही रहेगी, यानी कि नेगेटिव 1 का उल्टा भी नेगेटिव 1 ही होता है भैया, सही है ना। और 15th टर्म को आपने फाइंड करना है, 15th टर्म को हमने क्या करना है, फाइंड करना है। तो ये एज इट इज का एज इट इज। खुदारा अगर किसी के प्यारे से बच्चे के जहन में कॉन्सेप्ट आता है, सर आपने 15 को उल्टा क्यों नहीं करा, तो बेटा ये 15th टर्म है, ये नंबर ऑफ टर्म है, यानी कि जो आपको फाइंड करनी है, तो इसको उल्टा नहीं करना, हम सीक्वेंस को खाली उल्टा करते हैं। क्लियर है मेरे प्यारे शागिर्दों, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो हमने क्या करा, सिंपल तरीके से एचपी को एपी में कन्वर्ट कर लिया। अब देखो आपके पास यहाँ पे ए की वैल्यू क्या होगी, ए यानी कि फर्स्ट टर्म क्या है, नेगेटिव का 5। यहाँ पे देन अगर आप A1 कह लो इसको, बेशक A1 यानी कि फर्स्ट टर्म क्या है, नेगेटिव का 5, जो कि आपके पास आ गई ए की वैल्यू। आपके पास देन यहाँ पे सेकंड टर्म क्या होगी, सेकंड टर्म देखो हमारे पास यहाँ पर है माइनस का 3, और सेकंड टर्म का मतलब क्या होता है, सेकंड टर्म होती है हमारे पास एपी में a प्लस डी, तो क्या वैल्यू है, नेगेटिव का 3, सही है ना। तो ये आपके पास इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, दो इक्वेशंस फॉर्म हो गई। अब आपने करना ये है, सिंपल तरीके से आपने ए की वैल्यू को उठा के इक्वेशन नंबर 2 में प्लॉट कर देना है। आपने सिंपल, कोई भी मुश्किल काम नहीं है। तो क्या लिखोगे, पुटिंग a is equal to -5 in equation number 2। तो हमारे पास सिंपल तरीके से क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा नेगेटिव का 5 प्लस का d इक्वल टू के बाद नेगेटिव का 3 एज इट इज। तो आपको यहां से कॉमन डिफरेंस क्या मिल जाएगा, नेगेटिव का 5 जब वहां पे जाएगा तो पॉजिटिव 5 हो जाएगा, -3 प्लस 5 क्या हो जाएगा, पॉजिटिव का 2। तो कॉमन डिफरेंस की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2 के बराबर। अब सिंपल तरीके से हम लोग टर्म 15 को फाइंड कर लेंगे, A15 को। क्या फॉर्मूला होगा A15 का, ये होगा a प्लस का 14d। तो a की वैल्यू देखिए आपके पास नेगेटिव का 5 है, प्लस का 14 एज इट इज का एज इट इज, कॉमन डिफरेंस 2 है, 14 टू जार आपके पास 28, 28 माइनस का 5, सिंपल तरीके से क्या बन जाएगा मेरा बेटा, ये हो जाएगा ऑब्वियसली
पॉजिटिव का 23, तो ये आपके पास वैल्यू आ गई A15 की 23 के बराबर। मगर चूंकि ये भी एपी के अंदर आ रही है तो इसको एचपी में जब कन्वर्ट करोगे तो इसका रेसिप्रोकल ले लिया जाएगा। एचपी में क्या कर दिया जाएगा, इसका रेसिप्रोकल ले लिया जाएगा, तो ये आपके पास फाइनली इसका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से देखो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ही सिंपल है पूरा क्वेश्चन। तो पार्ट नंबर 5 और पार्ट नंबर 6 भी सेम पैटर्न के क्वेश्चन है, वो आपका होमवर्क है। अगेन आपको मैं नहीं सॉल्व करवाऊंगा, काइंडली वीडियो को स्टॉप करें और खुद से बैठ के उनको सॉल्व करें। आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, पहले जो होमवर्क के क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं वो अभी वीडियो को जल्दी से स्टॉप करें। पार्ट नंबर 3 को, पार्ट नंबर 5 को, पार्ट नंबर 6 को काइंडली अभी बैठ के सॉल्व करें। देखो मेरे प्यारे शागिर्दों, मेरे पढ़ाने का तरीका बड़ा यूनिक है। मैं क्लास के अंदर हमेशा इसी पैटर्न के ऊपर पढ़ाता हूँ। मैं जो भी लेक्चर अपने यूट्यूब चैनल पर डालता हूँ ताकि पूरे पाकिस्तान के बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकें, उसके पीछे वही पैटर्न मैं फॉलो करता हूँ जो मैं किसी भी फिजिकल कोचिंग में पढ़ाता हूँ। और मैं वहां पे पढ़ाने का तरीका क्या होता है कि भाई अगर मैं एक क्वेश्चन खुद करवाता हूँ तो एक क्वेश्चन हमेशा क्लास में बच्चे को करने को देता हूँ ताकि बच्चे की भी ग्रोथ हो। ताकि देखो ये क्वेश्चन कितना सिंपल तरीके से हमने सॉल्व कर लिया। आपको आज से पहले क्या लगता था कि एचपी कितना मुश्किल टॉपिक होगा, बट अब जब आपने क्वेश्चन देखे आपको पता चल गया कि यार एचपी तो बहुत ही इजी है। तो बेटा इजी नहीं था, इजी बना दिया आपके लिए। अब आपको मसला नहीं होगा इंशाल्लाह। तो अगर आप चाहते हो कि इस कॉन्सेप्ट को पक्का करना है तो ऑब्वियसली जो मैंने होमवर्क वाला पार्ट दिया वो आपने लाजमी अभी क्लास में बैठ के करना है। भाई घर जाने की इजाजत नहीं होती, मैं बड़ा स्ट्रिक्ट हूं अपने होमवर्क के मामलात में। तो वीडियो को स्टॉप करें और जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व करें। ओके, वेरी गुड भाई। आई होप कि तमाम बच्चों ने वीडियो को स्टॉप कर दिया होगा और स्टॉप करने के बाद सॉल्व कर लिया होगा और आपके आंसर सही आ रहे होंगे। अब हम लोग मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2 को मार्क कर लीजिए, 5 नंबर के लिए पेपर में आने के चांसेस ज्यादा हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, कहता है इफ द सेवेंथ टर्म एंड टेंथ टर्म ऑफ एन एचपी इज आर 1/3 एंड 5/21, फाइंड द 14th एंड 20th टर्म। एक बड़ा मजे का क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखिए आपसे एग्जामिनर क्या कह रहा है। एग्जामिनर हमसे कहता है कि हमारे पास एचपी के अंदर टर्म्स गिवन है, टर्म्स इन एचपी। हमारे पास एचपी के अंदर टर्म्स गिवन है। क्या गिवन है आपको एचपी के अंदर टर्म? आपसे कहा जा रहा है कि सेवेंथ टर्म और टेंथ टर्म की वैल्यू क्या है, 1/3 एंड 5/21। तो भैया हमारे पास सेवेंथ टर्म की वैल्यू, इसको T7 कह लो या A7 कह लो, बात एक ही है। आपके पास A7 की वैल्यू किसके बराबर है, 1/3 के। और अकॉर्डिंग टू द एग्जामिनर आपके पास जो टेंथ टर्म की वैल्यू है वो किसके बराबर आ रही है, टेंथ टर्म की वैल्यू है आपके पास 5/21। ये आपको एचपी में गिवन है। और आपसे मांगा क्या जा रहा है, आपसे मांगा जा रहा है 14th एंड 20th टर्म। हमें फाइंड क्या करना है, वी हैव टू फाइंड दी 14th एंड 20th टर्म। तो कोई मसले की बात नहीं है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, देखो 5 नंबर के लिए क्वेश्चन आएगा और तरीके से करेंगे। तो वी हैव टू फाइंड कौन सी टर्म हमें फाइंड करनी है, term number 14, A14 and A20 in HP. We have to find term number 14 and term number 20 in HP. यानी कि हमें HP में दो टर्म्स को फाइंड करना है। सही है ना मेरे प्यारे शागिर्दों? तो भाई देखो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमें क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है, हमें क्वेश्चन में A7 की वैल्यू गिवन है 1/3 के ऊपर और A10 की वैल्यू गिवन है हमें 5/21 के अंदर। मगर ये किसके अंदर है, एचपी के अंदर है। तो हम सिंपल यहाँ पे जुमला लिखेंगे, as we know that HP is the reciprocal of AP, as we know that HP is the reciprocal of AP, as we know that HP is the reciprocal of AP, as we know that HP is the reciprocal of AP। तो भाई देखो ये दो टर्म्स जो आपको गिवन है ये एचपी में गिवन है और आपसे एचपी में ही दो टर्म्स और मांगी हुई हैं। तो आपने करना क्या है, जो एचपी वाली टर्म्स आपको गिवन है सिंपल तरीके से उनको एपी में पहले कन्वर्ट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे और फिर एपी में दोनों जो टर्म्स हमें फाइंड करनी है उसका आंसर निकालेंगे और लास्ट में उनको रेसिप्रोकेट कर देंगे तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 की तरह का। मगर चूंकि यहाँ पे टर्म्स गिवन है, सीक्वेंस नहीं गिवन है, तो हो सकता है बच्चे परेशान हो जाए। तो अभी करके चेक कर लेंगे तो बहुत ही इजी क्वेश्चन आपके लिए इंशाल्लाह बन जाएगा। तो भाई देखो सबसे पहले नंबर के ऊपर आपने उन दो टर्म्स को लिख लिया जो आपको गिवन है और ये किस में गिवन है, आपको एचपी के अंदर। तो हमने ये बात लिखी कि देखो एचपी जो होता है वो बेसिकली रेसिप्रोकल होता है एपी का। तो अगर मैं इसका रेसिप्रोकल कर दूं तो एपी में वैल्यू क्या बन जाएगी, हमारे पास A7 की वैल्यू बन जाएगी 3 के बराबर। सही है ना, ये एच एपी के अंदर आ गई हमारे पास। और हमारे पास सिंपली A10 की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, A10 की वैल्यू का रेसिप्रोकल क्या होगा, 21/5। तो हमने क्या
करा, सिंपल तरीके से इनका रेसिप्रोकल कर दिया। सही है ना, आपने क्या करा, आपको एचपी में जो दो टर्म्स गिवन थी आपने उनको एपी में कन्वर्ट कर लिया। अब देखो हमें मालूम है कि A7 का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, A7 का फॉर्मूला होता है A प्लस का 6D इक्वल टू के बाद 3 का 3 एज इट इज। सही है, तो यहां से आपको अपनी पहली इक्वेशन मिल जाएगी। ये इक्वेशन कैसे मिली, A7 का आपने सिंपल A7 के अंदर A7 का फॉर्मूला ओपन कर दिया। इसी तरीके से देखो A10 है, A10 के बारे में हम सबको मालूम है कि A10 का फॉर्मूला होता है किसके बराबर होता है मेरा बेटा, A प्लस का 9D इक्वल टू के बाद जो भी उसकी वैल्यू थी वो वैल्यू एज इट इज की एज इट इज, 21 डिवाइडेड बाय 5 का 21 डिवाइडेड बाय 5 एज इट इज। तो इस तरीके से हमारे पास क्या आ गई, दोनों इक्वेशंस आ गई एपी के अंदर। अब सॉल्व कैसे करेंगे, सिंपल तरीके से आपने बहुत बेसिक सा काम करना है, और वो बेसिक सा काम क्या है, हम दोनों इक्वेशंस को आपस में सब्ट्रैक्ट करवा देंगे। मैंने एपी के अंदर ये कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाया था कि एपी की इक्वेशंस को सॉल्व कैसे करते हैं, सिंपली आपस में सब्ट्रैक्ट करवा देंगे, तो हमारे पास फाइनली डी की वैल्यू आ जाएगी वहां से। तो क्या लिखेंगे, सब्ट्रैक्टिंग 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 इक्वेशन नंबर 1 and 2, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 1 and 2, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 1 and 2। तो भाई सिंपल तरीके से आपने दोनों इक्वेशंस को क्या करवा देना है, सब्ट्रैक्ट। तो पहली इक्वेशन है a प्लस 6d इक्वल टू 3, और दूसरी क्या है, a प्लस 9d इक्वल टू 21 डिवाइडेड बाई 5। दोनों इक्वेशंस को हम लोग सब्ट्रैक्ट करवा देंगे सिंपल तरीके से। तो भाई जब कभी भी आप दो इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करवाते हो तो नीचे वाली टर्म्स के तमाम साइंस क्या हो जाते हैं, कन्वर्ट। तो देखो a से a कट गया, 6d माइनस का 9d क्या हो जाएगा, माइनस का 3d इक्वल टू के बाद यहाँ पे क्या बचा, 3 माइनस का 21 बाय 5। इनको भी सिंप्लीफाई कर लो, कैलकुलेटर में डाल के डायरेक्टली भी सिंप्लीफाई कर सकते थे, कोई मसले की बात नहीं है, बट मैंने इस वे में कर दिया। अच्छा, तो माइनस का 3d माइनस का 3d एज इट इज। 3 में से जब आप 21/5 को माइनस करोगे, अगर आप कैलकुलेटर पे सिंप्लीफाई करना चाहो तो कैलकुलेटर पे करके चेक कर लो, 3 माइनस का 21 डिवाइडेड बाय 5 किसके बराबर होगा, 15 माइनस 21। तो ये बन जाएगा आपके पास तकरीबन नेगेटिव का 6 डिवाइडेड बाय 5। क्या बन जाएगा, नेगेटिव का 6 डिवाइडेड बाय 5। तो नेगेटिव से नेगेटिव क्या हो गया, कैंसिल आउट। ये 3 देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो आपके पास डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 3। सही है बेटा, 3 यहाँ पे 3 1 3, 3 2 6। तो हमारे पास फाइनली डी की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 2 डिवाइडेड बाय 5 के। हमारे पास फाइनली डी की वैल्यू किसके बराबर आ गई मेरा बेटा, सिंपल तरीके से हमारे पास डी की वैल्यू आ गई 2 डिवाइडेड बाय 5 के। इस तरीके से हम लोगों ने अपने कॉमन डिफरेंस को सिंप्लीफाई कर लिया, फाइंड कर लिया। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम, आई डोंट थिंक कि भैया किसी बच्चे को यहाँ तक कोई प्रॉब्लम होगी। ये इतना आसान सा हम लोगों ने भी काम कर दिया, सही है ना भाई। यहाँ तक हम लोगों ने क्या काम कर दिया, सिंपल तरीके से हम लोगों ने डी की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। कैसे फाइंड आउट कर लिया, दोनों इक्वेशन को सबट्रैक्ट करके। अब आपके पास जो डी की वैल्यू आई है, इस डी की वैल्यू को आया इक्वेशन नंबर 1 आया इक्वेशन नंबर 2 किसी में भी पुट करके हम ए की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। आसान इक्वेशन में मगर पुट करना ज्यादा बेहतर होगा। तो सिंपल तरीके से मैं क्या लिखूंगा, पुटिंग तरीके से हम डी की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। डी की वैल्यू क्या है, 2 डिवाइडेड बाय 5 इन इक्वेशन नंबर 1। तो हमने क्या करा, डी की वैल्यू को इन दोनों में से आसान इक्वेशन में पुट कर दिया। तो भाई देखो a का a एज इट इज प्लस का 6, d के अंदर d की वैल्यू 2/5 इक्वल टू 3। सही है ना भाई। तो इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए तो क्या बन जाएगा, 6 2 12 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल टू 3। ये पॉजिटिव वाली टर्म है, इक्वल टू के दूसरी तरफ शेयर कर देंगे। तो क्या बन जाएगा मेरा बेटा, ये हो जाएगा a इज इक्वल टू 3 माइनस का 12/5। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करो बेसिक मैथ्स के ऊपर, कैलकुलेटर पे करना चाहो कैलकुलेटर पे कर लो, कैलकुलेटर आपको अलाउ है उस पर ही करिएगा। 3 माइनस का 12 डिवाइडेड बाय 5। भाई खुदारा ये वाला सिंबल यूज किया करें, कभी भी डिवीजन आ जाए ना तो हमेशा इस वाले सिंबल को यूटिलाइज किया करें। तो इधर इधर सिंपल 12 रखेंगे, नीचे 5 का 5, तो क्या बन जाएगा, 15 में से 12 गए, तो आपके पास ये बन जाएगा सिंपली 3 डिवाइडेड बाय 5। तो क्या हो गया आपके पास, a की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 3 डिवाइडेड बाय 5 के। तो इस तरीके से देखो आपको d भी मिल गया और a भी मिल गया। अब आपको जो भी वैल्यू निकालनी है जल्दी से वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं। देखो सबसे पहले d और a निकालना सबसे ज्यादा जरूरी होता है, जो कि हम जब से करते हुए आ रहे हैं पूरी चैप्टर नंबर 6 के अंदर। जब आपने डी और ए निकाल लिया तो अब देखो आपको फाइंड क्या करना था, हमें फाइंड करना है A14 और A20। मुझे मालूम है एचपी में करना है, मगर चूंकि भी एपी में सॉल्व करें तो पहले एपी में उसका आंसर निकालेंगे, लास्ट में रेसिप्रोकेट करवा देंगे। तो भैया अब देखो हमें क्या चीज फाइंड करनी है, वी हैव टू फाइंड
we have to find A14 and A20. We have to find A14 and A20, यानी कि हमें दोनों चीजें फाइंड करनी है। तो सबसे पहले A14 को निकाल लेंगे। A14 को कैसे निकालेंगे? हमें मालूम है A14 के लिए फॉर्मूला क्या होगा। A14 का फॉर्मूला होगा A प्लस का 13D। क्या होगा भैया? A प्लस का 13D। यहाँ पे एस बी नोडेड लिखना चाहें तो बिल्कुल लिख सकते हैं, अच्छी बात है। अच्छा भैया, तो भाई देखो हमारे पास सिंपली ए की वैल्यू क्या आई है? हमारे पास ए की वैल्यू है 3/5 और डी की वैल्यू क्या है? 2/5। सिंपल तरीके से A14 आ सकता है। तो A14 क्या आ जाएगा? ए में ए की वैल्यू 3/5 प्लस का साइन 13 का 13, डी में क्या वैल्यू आ जाएगी? डी की वैल्यू जो कि क्या है? 2/5। कैलकुलेटर पे सिंप्लीफाई कर लीजिए, सॉल्व हो जाएगा। दोनों का एलसीएम चूंकि नीचे वाली वैल्यू सेम है, मैं एक बार लिख देता हूँ। ऊपर 3 का 3, 13 2 ये हो जाएगा 26। तो 26 प्लस 3 29/5। तो आपके पास A14 की वैल्यू क्या आ गई? हमारे पास A14 की वैल्यू आ गई 29/5। सिंपल वे में भैया क्या आ गई? 29/5 ए की वैल्यू आ गई। इसी तरीके से हम लोग क्या कर लेंगे? A20 की वैल्यू को भी फाइंड कर लेंगे। किसको फाइंड कर लेंगे? नाउ फॉर A20। तो भैया A20 के लिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा? A20 के लिए फॉर्मूला होगा A प्लस का 19D। क्या होगा? A प्लस का 19D। तो भाई देखो A की वैल्यू किसके बराबर है? A की वैल्यू है 3/5 के बराबर। D की वैल्यू किसके बराबर है मेरा बेटा? 2/5 के। तो A20 क्या हो जाएगा? A के अंदर A की वैल्यू दैट इज 3/5 प्लस का साइन एज इट इज 19 का 19 और D के अंदर D की वैल्यू दैट इज 2/5। अब इसको अगर आप सिंप्लीफाई करवाओ तो देखो नीचे वाला एलसीएम सेम है, एक ही बार लिखा जाएगा। आप कैलकुलेटर में भी सॉल्व कर सकते हो डायरेक्टली। और 19 2 क्या हो जाएगा हमारे पास? सिंपल तरीके से इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो इट मस्ट बिकम 9 2 18 का 8 1 कैरी 2 1 2 और 3 38। तो 38 प्लस का 3 क्या हो गया? 41/5। क्या हो गया? 41/5। यानी कि हमारे पास A20 की वैल्यू किसके बराबर आ गई? 41/5 के। तो ये जो भी आपको आंसर्स मिले हैं, ये आंसर्स किसके अंदर हैं? ये आंसर्स एपी के अंदर हैं, क्योंकि हमने एपी के सारे फॉर्मूलाज को यूटिलाइज करा, अपने एचपी की टर्म्स को हमने एपी में कन्वर्ट करा था और एपी के फॉर्मूलाज को यूज करके एपी के ऊपर ये टर्म्स को निकाला है। मगर चूंकि हमसे क्वेश्चन ये डिमांड कर रहा है कि हमें फाइंड क्या करना है, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू इन एचपी। हमें तो एचपी में निकालनी है वैल्यूज। तो लास्ट में क्या करेंगे? बस सिंपल तरीके से लिख देंगे उल्टा करके। हैंस the value of A14 and A20 in HP AR क्या वैल्यू है? उल्टा करके लिखिएगा, उल्टा करके। एक वैल्यू आ गई 5/29 और दूसरी वैल्यू क्या है? 5/41। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। मुझे बताइए इसमें क्या मसले की बात है, क्या परेशानी की बात है, क्या प्रॉब्लम की बात है? बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 अगर आपको समझ में आ गया सेम पैटर्न पे, और देखो इसी तरीके से आपने सॉल्व करना है ताकि आपको पूरे 5 में से 5 नंबर हमेशा मिले। क्लियर है भैया? तो आपने कुछ भी नहीं, काम मुश्किल है। आपने सिंपल तरीके से जो भी आपको टर्म्स पहले एचपी में गिवन थी आपने उनको लिखा। उसके बाद आपने सिंपल तरीके से कहा कि देखो हमें जो ये टर्म गिवन है, चूंकि ये टर्म हमें गिवन है एचपी के अंदर, तो हम इसको पहले एपी में कन्वर्ट कर लेते हैं। चूंकि एचपी जो होता है रेसिप्रोकल है एपी का, तो आपने सिंपली अपनी टर्म्स को पर्टिकुलरली एपी में कन्वर्ट करा, एपी के फॉर्मूलाज को यूज करा ताकि आपके पास ए और डी की वैल्यू आ जाए। जब आपको ए भी मिल गया, डी भी मिल गया, तो आपने सिंपल तरीके से जो भी आपको टर्म्स फाइंड करनी थी A14 और A20, उनकी वैल्यू को आपने फाइंड कर लिया और ये एपी में आपका आंसर आ गया। मगर चूंकि हमें एचपी में निकालना था तो लास्ट में बस इनको रेसिप्रोकेट कर देंगे तो हमारा आंसर एचपी में शो हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। मुझे बताइए इस पूरे कॉन्सेप्ट में किसी बच्चे को कोई मसला, कोई परेशानी की बात, कोई प्रॉब्लम की बात? तो भाई अगर आप में से कोई बच्चा सोच रहा था कितना मुश्किल टॉपिक होगा एचपी का, 4.8 कितनी मुश्किल होगी, तो भाई देखो कितनी आसान है ये चीज। तो भाई अब मुझे जरा सोच के बताओ, आसान है या मुश्किल है? मुश्किल है या आसान है? तो आप में से बहुत से बच्चे बोलेंगे सर आसान है। नहीं मेरा बेटा, आसान नहीं थी, आसान आपके लिए बना दी गई है अब। तो अपने दोस्तों से लाजमी शेयर करिएगा भाई। इसी तरीके से देखो हमारे पास आ रहा है क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिएगा बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 हमसे क्या कहता है? अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 4 5 2 चारों इंपॉर्टेंट है। कहता है इफ द सम ऑफ द फर्स्ट एंड द सिक्स्थ टर्म ऑफ एचपी इज 31/116,
फाइंड द हार्मोनिक सीक्वेंस इफ द फर्स्ट टर्म इज 1/4। अब देखो, इस क्वेश्चन ने कुछ बेसिक बातें की हुई हैं, हमसे हार्मोनिक सीक्वेंस मांगा हुआ है। ओके, देखो सबसे पहले हमेशा क्वेश्चन में जो चीज आपको समझ में आ रही हो ना वो लिख दो। हमें क्या फाइंड करना है इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3 में, वी हैव टू फाइंड एन एचपी सीक्वेंस, वी हैव टू फाइंड अ हार्मोनिक सीक्वेंस। मुझे सबसे पहले इस क्वेश्चन में एक बात पक्की पता चल रही है कि भाई वी हैव टू फाइंड द हार्मोनिक सीक्वेंस। मुझे जितनी बात क्वेश्चन में समझ में आ रही है, सबसे पहले तो मैं उस जुमले को, उस चीज को लिख देता हूं ताकि मेरे लिए जुमला समझना आसान हो जाए, क्वेश्चन समझना आसान हो जाए। और अच्छे बच्चे की निशानी भी यही होती है। अच्छा, हमें पता चल गया कि भाई हार्मोनिक सीक्वेंस निकालना है। अब देखो, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन में आपको क्या चीज गिवन है, अब इस बात को डिटरमाइन कर लेते हैं कि क्वेश्चन में क्या गिवन है। देखो, क्वेश्चन में हमसे क्या कहा जा रहा है, सम ऑफ द फर्स्ट एंड सिक्स टर्म ऑफ एचपी इज 31/116। अब जरा थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, थोड़ा सब्र का मुजाहरा करें, इसको, इस जुमले को एक से दो दफा पढ़ें। क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है सम, सम के मायने क्या होते हैं, ऐड करना। किसको ऐड किया हुआ है, सम ऑफ द फर्स्ट एंड सिक्स टर्म, यानी कि पहली और छठी टर्म का जो सम है वो किसके बराबर है, 31/116 के। तो ये आपको एक कंडीशन गिवन है इस क्वेश्चन में, जिसको आपने इक्वेशन नंबर 1 कह देना है। सही है ना। आपसे क्या कहा जा रहा है कि भैया सम ऑफ द फर्स्ट एंड सिक्स टर्म इन एन एचपी इज 31/116। ओके, और आगे एग्जामिनर क्या कह रहे हैं, फाइंड द हार्मोनिक सीक्वेंस इफ द फर्स्ट टर्म इज 1/4। और आगे आपको फर्स्ट टर्म की वैल्यू भी गिवन है। फर्स्ट टर्म का मतलब क्या होता है, ए यानी कि A1 कह लो, ए कह लो, बात एक ही है। फर्स्ट टर्म को हम ए भी कहते हैं, सही है ना। तो फर्स्ट टर्म की वैल्यू आपको क्या आगे से दे दी उसने, 1/4। तो आपको फर्स्ट टर्म की वैल्यू भी गिवन है इस क्वेश्चन के अंदर। तो आपको ये दो चीजें बताई हुई है, मेरे ख्याल में अगर ये दो चीजें आपको बताई हुई है तब तो ये क्वेश्चन जो अच्छे बच्चे हैं उनके लिए बहुत ही आसान बन जाना चाहिए। वो तो समझ चुके होंगे अब क्या पैटर्न है। भाई इस क्वेश्चन में आपसे हार्मोनिक सीक्वेंस मांगी हुई, यानी कि एचपी की सीक्वेंस आपसे कहा जा रहा है कि फॉर्म करके बताइए। और आपको दो कंडीशंस गिवन है। पहली कंडीशन गिवन है कि भैया फर्स्ट टर्म और सिक्स टर्म का जो सम है वो बराबर है 31/116 के, और फर्स्ट टर्म की वैल्यू उसने आपको दे दी 1/4 के। तो भैया आपको फर्स्ट टर्म की वैल्यू गिवन है, अगर आप उसको इक्वेशन नंबर 1 में यूज करो तो आपको A6 की वैल्यू मिल जाएगी। और फिर वहां से सिंप्लीफाई करने पे आप डी भी निकाल सकते हो। कैसे, अगर मैं इसको यहाँ पे ऐसे लिखूं, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, तो भैया इक्वेशन नंबर 1 में देखो क्या आपको इक्वेशन गिवन है, A1 + A6 इक्वल टू के बाद 31/116। तो आपको फर्स्ट टर्म की वैल्यू गिवन है किसके बराबर, 1/4 के। भाई फर्स्ट टर्म को आप A1 भी कहते हो, A भी कहते हो, बात एक ही है। तो A1 में हमने सिंपल फर्स्ट टर्म की वैल्यू को पुट कर दिया। तो यहाँ पे देखो 31/116 एज इट इज का एज इट इज, ये जो प्लस का 1/4 है इक्वल टू के दूसरी तरफ चला जाएगा। तो क्या बन जाएगा, A6 इज इक्वल टू 31/116 माइनस का 1/4। इसको अगर आप सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाई करने पे क्या बनेगा, कैलकुलेटर पे आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं इजीली। तो 31/116 माइनस का 1/4 करिएगा, आपके पास जो आंसर आ रहा होगा, आई गेस वो आ रहा होगा 1/58 के। चेक कर लीजिएगा क्या 1/58 ही आ रहा है, आई होप कि वही आ रहा होगा। तो आपको फाइनली A6 की वैल्यू मिल गई। क्या मिल गई आपको यहाँ से, A6 की वैल्यू। देखो सिंपल तरीके से आपने A1 में A1 की वैल्यू को पुट करा, सिंप्लीफाई करोगे तो आपको A6 की वैल्यू मिल गई। अब देखो यहाँ पे, यहां तक की बात अब आपको समझ में आ चुकी है कि A6 की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, 1/58। अब जरा बात को समझिएगा कि भाई आपको इस क्वेश्चन के अंदर कि दोनों कंडीशन जो गिवन है, क्वेश्चन में क्या गिवन है आपको, इफ द सम ऑफ द फर्स्ट एंड सिक्स टर्म ऑफ एचपी इज 31/116, यानी कि आपको ये कंडीशन किस फॉर्म में गिवन है, एचपी की फॉर्म में गिवन है। और सिमिलरली जो आपको फर्स्ट टर्म गिवन है ये भी एचपी की फॉर्म में गिवन है। मैंने सोचा आपको याद करवा दूंगा, किसी बच्चे को याद नहीं रहा। यानी कि आपको इस क्वेश्चन में हार्मोनिक सीक्वेंस निकालना है और आपको जो कंडीशंस गिवन है वो भी एचपी की फॉर्म में ही गिवन है। तो अभी जो आपने A6 की वैल्यू निकाली है, जाहिर सी बात है हमने आपको जो कंडीशन गिवन है हमने इसी को सिंप्लीफाई किया है। आपने सिंपल A1 की वैल्यू जो एचपी में गिवन थी वो आपने यहाँ पे पुट करी, और पुट करने के ऊपर आपको A6 की वैल्यू आ गई। तो जाहिर सी बात है ये वैल्यू भी किसके अंदर आई होगी, एचपी के अंदर ही आई होगी। आई होप कि ये बात सबको मालूम होगी, बट मैंने स्टिल बता दी, अगर किसी बच्चे को नहीं मालूम थी तो मैंने उसके लिए बता दी। अब जरा बात को समझिएगा कि भाई अगर मेरे पास ये सारी वैल्यूज अभी एचपी के अंदर हैं,
तो अगर मैं एपी में कन्वर्ट करना चाहूं, मैं इसको लिखूं टर्म्स इन फॉर्म ऑफ एपी, यानी कि एपी की सूरत के अंदर क्या होगा कि भाई एपी के अंदर अगर मैं इन टर्म्स को कन्वर्ट करना चाहूं तो फर्स्ट टर्म की वैल्यू एपी में क्या बन जाएगी, देखो ये भी एचपी के अंदर है, एपी में क्या बन जाएगी, सिंपल 4 के बराबर। क्यों? क्योंकि आपके पास HP इज द रेसिप्रोकल ऑफ AP, है ना भाई, ये जुमला आप लिख दीजिए यहाँ पे, तो एग्जामिनर को कंफर्म हो जाएगा कि आपको मालूम है कि HP इज द रेसिप्रोकल ऑफ AP। तो भाई अभी आपको सारा डेटा चूंकि HP में गिवन था तो आपने AP में कन्वर्ट कर लेना है। इसी तरीके से देखो A6 की वैल्यू जो आपने फाइंड करी, ये कंडीशन आपको HP में गिवन थी जिसके ऊपर आपने A6 की वैल्यू निकाली। तो भैया अगर मुझे इसे भी AP में कन्वर्ट करना है तो कैसे हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल ले लूंगा वैल्यू का, तो क्या बन जाएगी वैल्यू 1/58 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, सिंपल 58। तो अब फाइनली आपके पास ये एपी के अंदर डेटा आ गया। जब एपी के अंदर आपके पास डेटा आ गया, अब आपने करना क्या है, अब आपने सिंपल तरीके से यहां से डी की वैल्यू को फाइंड कर लेना है। और वो कैसे फाइंड करेंगे कि भाई देखो आपको मालूम है कि A6 की वैल्यू 58 अगर है तो A6 का फॉर्मूला क्या होता है, एज वी नो दैट देयरफॉर A6 इज इक्वल टू A प्लस का 5D। A6 का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस का 5D। तो A6 के अंदर A6 का फॉर्मूला पुट कर दूंगा, A प्लस का 5D इक्वल टू के बाद 58 का 58। तो भाई ये जो A की वैल्यू 4 है, यहाँ पे A की जगह पे आ जाएगा, तो A की जगह पे क्या आ गया, 4 का 4 प्लस का 5D इक्वल टू के बाद 58, प्लस के 4 को अगर आप दूसरी तरफ सेंड कर दें तो क्या बन जाएगा, 5D इक्वल टू के बाद 58 माइनस का 4। 58 माइनस का 4 क्या होगा मेरे प्यारे शागिर्दों, सिंपल तरीके से ऑब्वियसली 54 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 54। ये 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो आपके पास फाइनली डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 54 डिवाइडेड बाय 5। क्या आ जाएगी, 54 डिवाइडेड बाय 5। तो ये आपको डी की वैल्यू मिल गई। किसकी वैल्यू मिल गई मेरे प्यारे शागिर्दों, डी की वैल्यू मिल गई। तो भाई देखिए इस तरीके से हमने ए की वैल्यू को भी फाइंड कर लिया और इस तरीके से हमारे पास डी की वैल्यू को भी आंसर आ गया। इस तरीके से हम लोगों ने ए की वैल्यू भी फाइंड कर ली, डी की वैल्यू भी फाइंड कर ली एपी के अंदर। तो अब अगर मुझे एपी के अंदर अपना सीक्वेंस बनाना है, नाउ द सीक्वेंस इन एपी, जरा बात को समझिएगा, नाउ सीक्वेंस इन एपी, अगर मैं सीक्वेंस अपना एपी के अंदर फॉर्म करना चाहता हूं, सीक्वेंस इन एपी, तो भाई देखो आपको ए की वैल्यू क्या मिल रही है, 4 के बराबर, डी की वैल्यू आपको एपी में क्या मिल गई, सिंपली 54 डिवाइडेड बाय 5 के बराबर। तो भैया देखो हमारे पास फर्स्ट टर्म क्या होगी, फर्स्ट टर्म ऑब्वियसली हमारे पास यही रहेगी 4 का 4। हमारे पास सेकंड टर्म क्या होगी, सेकंड टर्म का फॉर्मूला होता है, क्या होता है मेरा बेटा, a प्लस का d। तो क्या बन जाएगा, a की वैल्यू 4 प्लस का साइन इट विल बिकम 54 डिवाइडेड बाय 5। इसको आप कैलकुलेटर में डाल के सिंप्लीफाई कर लीजिए, आई गेस ये हमारे पास आ जाएगा 5 इंटू 4 20, 20 प्लस 54 74 डिवाइडेड बाय 5। और इसी तरीके से हमारे पास a3 की वैल्यू क्या आ जाएगी, a3 की वैल्यू आ जाएगी सिंपल, a3 के लिए फॉर्मूला क्या होगा एपी में, a प्लस का 2d। तो क्या बन जाएगा, a के अंदर a की वैल्यू 4 का 4 आ गया, 2 का 2 एज इट इज, d के अंदर d की वैल्यू, d की वैल्यू क्या है मेरा बेटा, देखो 54 डिवाइडेड बाय 5 का 5। सिंप्लीफाई करो कैलकुलेटर में डाल के, तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 54 इंटू 2, ऑब्वियसली इट विल बिकम 4 2 8 एंड 5 10, 108 और प्लस का 20। तो ये आपके पास आ जाएगा सिंपल तरीके से 128 डिवाइडेड बाय 5। क्या आ जाएगा, 128 डिवाइडेड बाय 5। आप लोग जल्दी से कैलकुलेटर पे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो आपने इस तरीके से फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म निकाल ली, तो सीक्वेंस हमारा क्या बन जाएगा, देखो फर्स्ट टर्म की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई, सेकंड टर्म की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 74 डिवाइडेड बाय 5 के बराबर, और थर्ड टर्म की वैल्यू क्या आ गई, 128 डिवाइडेड बाय 5, डॉट डॉट डॉट, इस तरीके चलता जाएगा ये सीक्वेंस। तो ये जो आपके पास सीक्वेंस आ गया किसके अंदर आ गया, एपी के अंदर। लास्ट में आप क्या करोगे, सिंपल तरीके से इस जुमले को लिख दोगे, सिंस एपी इज द रेसिप्रोकल ऑफ एचपी, सिंस एपी इज द रेसिप्रोकल ऑफ एचपी। सही है ना। तो आपके पास जो सीक्वेंस आया एपी के अंदर, इसको आप कन्वर्ट करवा लेंगे एचपी के अंदर, तो एचपी में जाके क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 74 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 128 कॉमा डॉट 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 डॉट। तो इस तरीके से फाइनली हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमारे पास जो सीक्वेंस आ रहा था हमने क्या कर दिया, उस सीक्वेंस को फाइनली अपने एचपी में कन्वर्ट कर लिया। तो इस तरीके से हमें हार्मोनिक प्रोग्रेशन का सीक्वेंस मिल गया। मुझे बताइए अब इस सीक्वेंस के अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर किसी भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम, मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो इस क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट क्या था कि आपको दो कंडीशंस गिवन थी, दोनों की दोनों आपको ये एचपी में भी कंडीशंस गिवन थी। तो सबसे पहले जो आपको एचपी में टर्म्स गिवन थी, आपने क्या करा, आपने वहां से एक टर्म को फाइंड किया। कैसे कि भाई देखो आपको क्वेश्चन में स्टेटमेंट गिवन थी और साथ में ए1 की वैल्यू गिवन थी, तो आपने ए1 में ए1 की वैल्यू डाली और यहां से आपके पास ए6 की वैल्यू आ गई। चूंकि दोनों कंडीशन अभी एचपी में थी तो आपके पास आंसर भी एचपी
एचपी में आया, फिर आपने इसको एपी में कन्वर्ट करा, तो आपको जो A1 यानी कि फर्स्ट टर्म गिवन थी वो भी आपने एपी में कन्वर्ट करी, और ये जो A6 आपने कंडीशन से निकाला ये भी आपने एपी में कन्वर्ट कर लिया। उसके बाद आपने एपी के फॉर्मुलाज को यूटिलाइज करते हुए कॉमन डिफरेंस निकाल लिया। जब आपके पास कॉमन डिफरेंस आ गया, ए आ गया, तब आपने एपी की सीक्वेंस को ड्रॉ करा। कैसे कि आपने पहले फर्स्ट टर्म निकाली, फिर सेकंड टर्म निकाली, फिर थर्ड टर्म निकाली, और सिंपल तरीके से एपी के सीक्वेंस को फॉर्म कर दिया। जब एपी का सीक्वेंस बन गया तब उसको आपने रेसिप्रोकल करवा के एचवी में कन्वर्ट कर दिया, जो कि हमारा फाइनल आंसर भी है। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। अब आप मुझे बताइए, किसी बच्चे को इसमें अगर कोई प्रॉब्लम है, किसी भी बच्चे को इसमें किसी भी किस्म का कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी मसला, कोई भी परेशानी, तो आप जल्दी से मुझसे पूछ सकते हैं। भाई कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा बात पल्ले पड़ी कि नहीं पड़ी है, जल्दी से मुझे सबका रिप्लाई चाहिए भाई, सबके रिप्लाई मैं देखता हूँ। और अपने दोस्तों से, अपने कॉलेज फ्रेंड से लाजमी शेयर करिएगा। इसी तरीके से देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 हमसे क्या कहता है कि भैया एचपी के अंदर आपको पहली टर्म गिवन है, द फर्स्ट टर्म इन एचपी इज नेगेटिव का 1 डिवाइडेड बाय 3, और फिफ्थ टर्म जो आपको गिवन है एचपी के अंदर वो क्या गिवन है, 1 डिवाइडेड बाय 5। आपसे टर्म 9 पूछी जा रही है। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 की तरह का क्वेश्चन आ रहा है, तो मतलब ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग जल्दी से सॉल्व करेंगे, इसको मैं सॉल्व नहीं करवाऊंगा क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा बेसिक क्वेश्चन आ रहा है, बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन जैसा क्वेश्चन है। तो इसको आपने जल्दी से खुद से सॉल्व कर लेना है, इसमें मतलब कोई भी मुश्किल चीज नहीं है, बेसिक सी बात है। मतलब इसको भी अगर मैं सॉल्व करवाऊंगा तो बचेगा क्या सॉल्व करने के लिए। क्लियर है मेरा प्यारा बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लीजिए। पेपर में 5 नंबर के लिए क्वेश्चन बहुत दफा आया हुआ है, पास्ट पेपर्स के अंदर भी आपको दिखेगा, क्योंकि जो आपकी नई किताब आई है इसमें अक्सर और पेशतर चीजें पुरानी किताबों वाली भी मौजूद है, सही है ना भाई। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है पुरानी किताब में भी मौजूद था। अब देखो यहाँ पे क्या रहा है एग्जामिनर। एग्जामिनर कहता है इफ द पीटीएच टर्म ऑफ एन एच पी इज क्यू एंड द क्यूटीएच टर्म इज पी, प्रूव दैट पी प्लस क्यूटीएच टर्म इज पी क्यू डिवाइडेड बाई पी प्लस क्यू। कोई मसले की बात नहीं है, कोई मसले की बात नहीं है, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है और लिटरली बहुत मजे का कॉन्सेप्ट है। देखो इस क्वेश्चन को आपने सॉल्व कैसे करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का कॉन्सेप्ट क्या है कि आपसे एग्जामिनर इस क्वेश्चन में कहता है कि भाई अगर तुम्हारे पास एचपी के अंदर पीटीएच टर्म बराबर है किसके, क्यू के, और क्यूटीएच टर्म बराबर है पी के, यानी कि सबसे पहले आप ये देखो, आपको ये एक स्टेटमेंट गिवन है और आगे आपसे एग्जामिनर क्या कह रहा है, प्रूव करके बताओ। देखो जो चीज आपको प्रूव करनी है पहले मैं उसको डिफाइन कर देता हूँ। वी हैव टू प्रूव, वी हैव टू प्रूव, वी हैव टू प्रूव P प्लस क्यू टी एच टर्म, हमें क्या प्रूव करना है, P प्लस क्यू टी एच टर्म, P प्लस क्यू टी एच टर्म इज इक्वल टू पी क्यू डिवाइडेड बाय P प्लस क्यू। हमें ये चीज प्रूव करनी है, तो यानी कि आसान भाषा में हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है ट्रम का मतलब क्या होता है टी एच ट्रम का, कि ए पी प्लस क्यू किसके बराबर होगा, ए पी प्लस क्यू बराबर होगा पी क्यू डिवाइडेड बाय पी प्लस क्यू के। हमें बेसिकली इस स्टेटमेंट को प्रूव करना है। भाई टी एच टर्म के मायने क्या होते हैं, आपको उस टर्म को फाइंड करना है, और टर्म को फाइंड कैसे लिखा जाता है, टी पी प्लस क्यू लिख दीजिए या ए पी प्लस क्यू लिख दीजिए, बात एक ही है। तो आपने इस चीज को बेसिकली प्रूफ करना है, कोई मसले की बात नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज है, इजीली सॉल्व कर सकते हैं, बस आपने थोड़ा सा अपना कॉन्फिडेंस रखना है। अच्छा, अब देखो इस क्वेश्चन में आपको एक चीज गिवन है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, बात को जरा समझिएगा। इस क्वेश्चन में आपसे एग्जामिनर ने पहली लाइन में क्या कहा हुआ है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। एग्जामिनर आपसे क्या कह रहा है, एग्जामिनर आपसे कहता है कि भैया देखो तुम्हारे पास जो पीटीएच टर्म है एचपी के अंदर वो क्यू के बराबर है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो आपके पास पीटीएच टर्म है वो किसके बराबर है, वो बराबर है क्यू के, और क्यूटीएच टर्म बराबर है पी के, कोई मसले की बात नहीं। यानी कि आपके पास एपी की वैल्यू गिवन है किसके बराबर, क्यू के, और क्यूटीएच की वैल्यू गिवन है आपको, ए क्यू की वैल्यू गिवन है किसके बराबर, पी के, कोई मसले की बात नहीं है। और ये किसके अंदर है, एचपी के अंदर है, ये किसके अंदर है, एचपी के अंदर है। सबसे पहले इस जुमले को आप लिख देंगे। अच्छा, ये क्वेश्चन 5 नंबर में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो आपको तरीके से मालूम होना चाहिए। क्या लिख देंगे भैया, एज वी नो डैट, as we know that HP is the reciprocal of AP, HP is the reciprocal of AP। चूंकि हमें मालूम है कि HP तो क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ AP होता है, उसका अपना तो कोई फॉर्मूला नहीं होता। तो भैया क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा AP इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई Q, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, AQ इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई P। तो इस तरीके से आपने सबसे पहले इनको पर्टिकुलरली इनके AP में कन्वर्ट कर लेना है, ताकि फॉर्मूला देखो उसी वक्त अप्लाई कर सकते हो जब पहले इसको कन्वर्ट करोगे। अगर आप में से कोई बच्चा सोच रहा है सर फॉर्मूला पहले क्यों नहीं अप्लाई कर सकते, बेटा उस वक्त तक फॉर्मूला आप अप्लाई नहीं कर सकते जब तक कि आप इसको एपी में कन्वर्ट नहीं कर दोगे। क्योंकि अभी आपको ये दोनों टर्म जो गिवन थी, आपको जो
पीटीएच टर्म गिवन थी। पीटीएच टर्म का मतलब क्या, एपी किसके बराबर, क्यू के बराबर, और जो क्यूटीएच टर्म आपको पी के बराबर गिवन थी, ये भी एचपी में गिवन थी। तो आपने सबसे पहले इसको एपी में कन्वर्ट कर लिया। अब कन्वर्ट कर लिया, अब सिंप्लीफाई करके फॉर्मुला अप्लाई कर दूंगा। अब आप सोच रहे होंगे सर फॉर्मुला कौन सा अप्लाई करेंगे। आपको याद हो कि ना याद हो, 6.1 6.2 में जब मैं आपको एपी पढ़ा रहा था, मैंने कहा था कि भाई देखो यहाँ पे जो भी टर्म आती है टर्म की जगह के ऊपर, वो एन की जगह पे आ रही है। तो जहां फॉर्मुले में एन आता है वहां पे वो टर्म आ जाएगी। तो इसका फॉर्मुला कैसे ओपन करोगे, फॉर्मुला ओपन करोगे ए प्लस का पी माइनस वन इंटू डी इक्वल टू के बाद वन डिवाइडेड बाई क्यू। तो ये आपके पास एक आपकी इक्वेशन आ गई। ये क्या आ गई आपके पास, इक्वेशन नंबर 1 आ गई। इसी तरीके से यहाँ पे देखो फॉर्मुला कैसे ओपन करोगे, एपी के अंदर हम लोग ए प्लस का, देखो ये नीचे वाली जो भी चीज होती है ना यहाँ पे, सिंपल आपके पास एन की जगह पे आ रही है। तो क्या हो जाएगा, ए प्लस का क्यू माइनस वन इंटू डी इक्वल टू के बाद वन बाई पी का वन बाई पी एज इट इज का एज इट इज। भाई इस बात को मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था कि लेट सपोज मैं आपसे कहता हूँ कि फिफ्थ टर्म है, तो फिफ्थ टर्म का मतलब क्या होता है, ए प्लस का 4d। यानी कि यहाँ पे जो भी नंबर होता है वो यहाँ पे बेसिकली फॉर्मुले में जो एन होता है उससे जाके माइनस वन हो रहा होता है। तो भैया 5 माइनस का वन 4 बन गया। तो लेट सपोज मैं अगर आपसे कहता हूँ कि टी 99 है, तो उसका फॉर्मुला क्या होगा, ए प्लस का 90 80। तो यहाँ पे जो भी नंबर होता है वो एन के पास जाता है। सिमिलरली देखो यहाँ पे अगर क्यू है तो जाहिर सी बात है वो एन की जगह पे जाएगा, तो क्या बन जाएगा, क्यू माइनस वन। अगर पी है तो क्या बन जाएगा, पी माइनस का वन इंटू डी। तो यहाँ पे आपने इस तरीके से अपनी इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को डिफाइन कर दिया। जल्दी से देखो भाई, यहाँ तक तो किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, यहाँ तक सारे बच्चों को सारी बात क्लियर है। यहाँ तक तो किसी भी बच्चे को प्रॉब्लम नहीं होगा इंशाल्लाह ताला। यहाँ तक तो तमाम के तमाम हमारे शागिर्दों को सारी बात क्लियर होगी, है ना भाई। तो यहाँ तक तो किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। तो भाई यहाँ तक हम लोगों ने बड़ा ही सिंपल सा काम करा। हम लोगों को जो कंडीशन गिवन थी उसके ऊपर हमने अपनी दोनों टर्म्स को फॉर्म कर लिया। अब कैसे सॉल्व करेंगे मेरे प्यारे शागिर्दों, अब आपने सिंपल सा काम करना है जो अभी तक हम एपी के क्वेश्चंस में करते हुए आए, कि सिंपल तरीके से इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 को आपस में क्या करवा दोगे, आप सब्ट्रैक्ट करवाओगे। सब्ट्रैक्ट करवाने के ऊपर फाइनली आपको क्या मिल जाएगा, आपको सिंपल तरीके से मिल जाएगा डी की वैल्यू, और फिर वहां से हम ए की वैल्यू भी फाइंड कर लेंगे। और फिर जो हमें आपको कंडीशन फाइंड करनी है उसमें से आप कंडीशन को फाइंड कर लोगे। बात समझ पा रहे हैं मेरे प्यारा बच्चा, अभी जब करेंगे ना तो आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत किसी को भी नहीं है। सही है ना भाई, किसी को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बहुत सिंपल सी बात है। अभी हम जब करेंगे इस चीज को तो आप करके भी देखेंगे। यहाँ तक की बात क्लियर होगी सबको। क्या काम करना है कि भाई सिंपल तरीके से आप लोगों ने यहाँ पे करना है सब्ट्रैक्टिंग सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 1, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। यानी कि अभी तक जो काम जिस तरह एपी में करते हुए आए थे ना, बिल्कुल वैसा ही काम करना है कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को क्या करवा देंगे, सब्ट्रैक्ट। तो देखो ए प्लस का p माइनस वन इंटू डी इक्वल टू के बाद वन डिवाइडेड बाई क्यू। इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 2 के साथ आपने क्या करवा देना है, सब्ट्रैक्ट करवा देना है। इक्वेशन नंबर 2 के साथ क्या करवा देना है मेरे प्यारे शागिर्दों, सब्ट्रैक्ट करवा देना है। इक्वेशन नंबर 2 क्या है, ये आ रही है ए प्लस का क्यू माइनस वन इंटू डी इक्वल टू के बाद वन डिवाइडेड बाई पी का पी एज इट इज। दोनों इक्वेशन को क्या करवा देंगे, सिंपल तरीके से सब्ट्रैक्ट करवा देंगे। तो भैया सब्ट्रैक्शन के अंदर हमेशा हमारे पास क्या होता है, साइन क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है मेरा प्यारा बच्चा, साइन क्या हो जाएगा हमारे पास, कन्वर्ट हो जाएगा। इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूं ताकि आपको देखने के लिए आसानी हो जाए। तो भैया साइंस क्या हो जाएंगे हमारे पास, कन्वर्ट। तो देखो ए से ए क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। और यहाँ पे क्या बचा, इधर आपके पास बचेगा p माइनस वन इंटू डी, p माइनस वन इंटू डी माइनस का q माइनस वन इंटू डी इक्वल टू के बाद वन डिवाइडेड बाई क्यू माइनस का वन डिवाइडेड बाई p। सिंपल तरीके से दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करवा रहे हैं। अच्छा, इसको अगर आप थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करवा लो, ब्रैकेट को ओपन करवा लो, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास dp माइनस का d। देखो ये ब्रैकेट जब ओपन करूंगा ये वाला, तो यहाँ पे माइनस साइन भी अंदर आके मल्टीप्लाई होगा, d भी मल्टीप्लाई होगा। तो क्या बन जाएगा, माइनस का डी क्यू माइनस माइनस प्लस का d। और इक्वल टू के बाद यहाँ पे देखो अगर एलसीएम लेना चाहो तो एलसीएम ले सकते हो। एलसीएम लेने पे क्या बन जाएगा, इधर अगर आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन पे एलसीएम लोगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन पे एलसीएम कैसे लेते हैं, नीचे वाली टर्म्स नीचे मल्टीप्लाई होंगी, ये टर्म अपने क्रॉस में जाके ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में क्या होता है, नीचे वाली टर्म नीचे मल्टीप्लाई होंगी, ये टर्म्स अपने क्रॉस में जाके ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएंगी। इस माइनस डी से प्लस का डी क्या हो गया, कैंसिल आउट। तो ये क्या बन गया, इधर बच गया डी पी माइनस का डी क्यू इक्वल टू के बाद p माइनस का q डिवाइडेड बाय क्यू पी का क्यू पी। इसको अगर आप फर्दर थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो, इन दोनों टर्म्स के अंदर देखो d की वैल्यू क्या आ रही है, कॉमन आ रही है। तो यहां से अगर मैं d को कॉमन ले लूं तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, ये बचेगा p माइनस क्यू इक्वल टू के बाद p माइनस क्यू डिवाइडेड बाई पी क्यू का पी क्यू, या क्यू पी लिख लो। इस p
माइनस क्यू से ये वाला p माइनस क्यू क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, क्योंकि ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो जाहिर सी बात है वहां पे जब डिवाइड होगा तो कैंसिल आउट कर देगा। तो फाइनली आपके पास d की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 डिवाइडेड बाई पी क्यू। फाइनली आपके पास d की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 1 डिवाइडेड बाई पी क्यू के। अब जो आपके पास ये d की वैल्यू आई है, इसको इधर इक्वेशन 1 इधर इक्वेशन 2 किसी में भी पुट करेंगे तो हमारे पास a की वैल्यू भी आ जाएगी। देखो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बहुत सीधा है, पर थोड़ा लंबा है, तभी हर साल पूछा जाता है, तभी हर साल पूछा जाता है। तो क्या लिखेंगे, नाउ नाउ पुटिंग d is equal to 1 divided by pq इन इक्वेशन नंबर 1। सिंपल तरीके से इक्वेशन नंबर 1 में इसको प्लॉट कर देंगे। देखो भाई इक्वेशन नंबर 1 क्या है हमारे पास, a प्लस का a का a एज इट इज फाइंड करना है, प्लस का p माइनस वन का p माइनस वन, और d के अंदर d की वैल्यू 1 डिवाइडेड बाई पी क्यू का 1 डिवाइडेड बाई पी क्यू, और इक्वल टू के बाद क्या है 1 बाई क्यू का 1 बाई क्यू एज इट इज। सही है ना भाई, इसको अब सिंप्लीफाई करवा देना है हम लोगों ने। अच्छा कैसे सिंप्लीफाई करवाऊंगा, देखो जब आप ब्रैकेट को ओपन करोगे ना, जब आप ब्रैकेट को ओपन करोगे 1 बाई पी क्यू इस पी से ही मल्टीप्लाई होगा, इस 1 से भी मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा a प्लस का p डिवाइडेड बाई पी क्यू माइनस का 1 डिवाइडेड बाई पी क्यू इक्वल टू के बाद 1 बाई क्यू का 1 बाई क्यू। तो इस p से देखो ये p क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तमाम टर्म्स को दूसरी तरफ शिफ्ट करवा दीजिए तो क्या बन जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई क्यू का 1 डिवाइडेड बाई क्यू एज इट इज, माइनस का 1 बाई पी क्यू जब वहां पे जाएगा तो प्लस का 1 बाई पी क्यू एज इट इज का एज इट इज। और देखो ये प्लस का 1 बाई क्यू जब वहां पे जाएगा तो क्या बन जाएगा, नेगेटिव का 1 बाई क्यू। किसी को अगर प्रॉब्लम हो रही है दोबारा बता देता हूँ भाई, सिंपल आपने ये जो ब्रैकेट जब ओपन करोगे ये वाली जो बाहर वाली टर्म है ये इस p से मल्टीप्लाई होगी तो क्या बन गया, p डिवाइडेड बाई पी क्यू। तो ऊपर वाला p नीचे वाले p को कैंसिल आउट कर देगा, तो इसने पॉजिटिव का 1 बाई क्यू हुआ, जब इक्वल टू के दूसरी तरफ भेजोगे तो नेगेटिव का 1 बाई क्यू बन जाएगा वहां पे जाके। इसी तरीके से 1 बाई पी क्यू जब नेगेटिव 1 बाई पी क्यू से मल्टीप्लाई होगा तो नेगेटिव 1 बाई पी क्यू बन गया, जब इक्वल टू के दूसरी तरफ भेजोगे तो वहां पे जाके क्या होगा, पॉजिटिव 1 बाई पी क्यू। और ये पॉजिटिव का 1 बाई क्यू जो पहले से यहाँ पे मौजूद है, यहाँ पे एज इट इज का एज इट इज मौजूद है। इस 1 बाई क्यू से नेगेटिव 1 बाई क्यू क्या हो रहा है, कैंसिल आउट। तो आपके पास फाइनली a की वैल्यू किसके बराबर आ रही है, ये आ रही है a इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई पी क्यू के। तो आपके पास a की वैल्यू भी किसके बराबर आ गई, 1 डिवाइडेड बाई पी क्यू के। तो इस तरीके से आपने अपना d भी निकाल लिया, a भी निकाल लिया। देखो बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन जैसे क्वेश्चन को पैटर्न पे करवा रहा हूँ ताकि आपके लिए समझना भी बहुत आसान हो जाए, ध्यान में रखना भी आसान हो जाए, पेपर में क्वेश्चन आए तो दे धनाधन कर दो। अब देखो हमें फाइंड क्या करना है, इस क्वेश्चन में हमसे ये स्टेटमेंट फाइंड करने को कहा जा रहा है कि आपको p प्लस QTH टर्म की वैल्यू फाइंड करनी है, जो कि आपको प्रूफ करनी है। तो नाउ नाउ मैं क्या लिख सकता हूं, नाउ as we know, as we have to prove, किसको प्रूफ करना है आपको, a इंटू पी प्लस QTH टर्म को, यानी कि p प्लस QTH टर्म को प्रूफ करना है। तो भैया p प्लस QTH टर्म के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या बनेगा, देखो p प्लस QTH टर्म के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, गौर से जरा बात को समझिएगा। फॉर्मूला बनेगा, देखो जो भी आपके पास यहाँ पे नीचे वाली टर्म होती है वो सिर्फ n की जगह पे लिखी जाती है, बात आप तमाम लोगों को बता चुका हूँ। तो यहाँ पे n की जगह पे क्या आ जाएगा, सिंपल p प्लस क्यू का p प्लस क्यू माइनस का 1 एज इट इज, d का d एज इट इज। क्या काम किया, देखो इस बात को मैं पहले भी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास an का, ये फॉर्मूला होता है a प्लस का n माइनस वन इंटू डी। तो जो भी आपके पास टर्म होती है, जिस जो भी आपको टर्म के ऊपर फॉर्मूला अप्लाई करना होता है, वहां पे जो भी n की वैल्यू होती है यहाँ पे टर्म के साथ, वो बस अंदर वाले n के साथ लिखी जाती है, बाकी सारा फॉर्मूला सेम रहता है। तो देखो यहाँ पे जो p प्लस क्यू था वो सिंपल अंदर वाले n की जगह पे आ गया, बाकी फॉर्मूला सेम रहा। अब आपने a की वैल्यू फाइंड करी हुई है, a की वैल्यू का पुट कर दीजिए। a की वैल्यू किसके बराबर थी, 1 बाई पी क्यू के, प्लस का साइन p प्लस क्यू का p प्लस क्यू एज इट इज, माइनस का 1 एज इट इज। और देखो कॉमन डिफरेंस की वैल्यू भी क्या है हमारे पास, वो भी हमारे पास d के बराबर ही आ रही है। कॉमन डिफरेंस की वैल्यू भी किसके बराबर है हमारे पास, कॉमन डिफरेंस की वैल्यू भी हमारे पास सिंपल तरीके से आप बराबर आ रही है 1 डिवाइडेड बाई पी क्यू के ही। तो इस तरीके से आप सिंपल तरीके से यहाँ पे क्या लिख दोगे भैया, ये आ गई आपके पास 1 बाई पी क्यू का 1 बाई पी क्यू। इसको अगर आप सिंप्लीफाई करवा लो, सिंप्लीफाई कैसे करवाएंगे, बेसिक मैथ से मेरे प्यारे शागिर्दों, कैसे करवाओगे भैया, यहाँ पे सिंपल आप एलसीएम ले लोगे, क्योंकि एक ही बार लिखा हुआ है ना, तो आप नीचे चाहो तो एलसीएम ले लो डायरेक्टली, नहीं तो चाहो तो आप सिंपल पहले इसको मल्टीप्लाई करवा दो। मल्टीप्लाई करवाओगे तो भैया ब्रैकेट पूरे ऊपर वाले 1 से जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे पी क्यू का पी क्यू एज इट इज। अच्छा भैया अब देखो नीचे क्या बन गया, नीचे हमारे पास पी क्यू का पी क्यू एज इट इज, ऊपर क्या आ गया, ऊपर देखो देखो चूंकि नीचे दोनों टर्म्स की नीचे जो वैल्यू आ रही है वो सिमिलर आ रही है, तो नीचे वाली वैल्यू को एक ही बार लिखेंगे और ऊपर वाली टर्म्स को हम लोगों ने आपस में ऐड करवा देना है। ऊपर वाली टर्म्स को आपस में क्या करवा देना है, ऐड। तो बेटा एलसीएम के अंदर यही तो होता है कि अगर नीचे वाली जब
वैल्यू सेम होती है तो सिंपल नीचे वाली वैल्यू को एक बार लिखेंगे और ऊपर वाली वैल्यू क्या होगी हमारे पास, सिंपल ऐड करवा दी जाएगी। देखो 1 से 1 क्या हो गया, कैंसिल आउट। फाइनली ये क्या बच गया, ये बच गया p प्लस क्यू डिवाइडेड बाई पी क्यू। तो आपके पास फाइनली आंसर क्या आ गया इस टर्म का, a इंटू पी प्लस क्यू इक्वल टू के बाद p प्लस का q डिवाइडेड बाय पी क्यू। तो ये आपके पास फाइनली इस टर्म का जो p प्लस क्यू टी एच टर्म थी इसका आंसर आ गया। मगर रिमेंबर दिस थिंग, ये आंसर अभी किस में आया है, ये आंसर आया है हमारे पास एपी के अंदर। ये आंसर हमारे पास किसके अंदर आया है, एपी के अंदर। तो एचपी के अंदर हमारा आंसर क्या होगा, फॉर एचपी तो एचपी में मेरे प्यारे शागिर्दों हमारा आंसर क्या होगा, सिंपल जो भी टर्म की वैल्यू आ रही है उसको रेसिप्रोकेट कर देंगे। तो हमारे पास एचपी के अंदर आंसर क्या बन जाएगा, एचपी में हमारा आंसर बहुत ही सिंपल बन जाएगा। ये हो जाएगा पी क्यू डिवाइडेड बाय पी प्लस का क्यू, पी क्यू डिवाइडेड बाय पी प्लस का क्यू। तो ये हमारे पास एचपी में हमारा आंसर आ गया। मैं पूरे क्वेश्चन को दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ और किसी बच्चे को प्रॉब्लम हो रही है। देखो इस क्वेश्चन के अंदर आपसे बेसिकली कहा जा रहा था कि आपको p प्लस क्यू टी एच टर्म की वैल्यू को प्रूव करके बताना है कि वो इसके बराबर है। तो हमने किस पैटर्न को फॉलो करा कि क्वेश्चन के अंदर हमें एचपी के अंदर वैल्यूज गिवन थी कि पीटीएच टर्म की वैल्यू, आपको पीटीएच टर्म की वैल्यू किसके बराबर गिवन थी, क्यू के बराबर। पीटीएच टर्म की वैल्यू आपको क्यू के बराबर गिवन थी और क्यूटीएच टर्म की वैल्यू आपको गिवन थी पी के बराबर, सही है ना। तो हमने क्या करा, पहले इसको एचपी से एपी में कन्वर्ट कर दिया, हमने इसको पहले एचपी से एपी में कन्वर्ट कर दिया ताकि हमारे लिए बात को करना आसान हो जाए। जब हमने इसको एचपी से एपी में कन्वर्ट कर लिया, देन हम लोगों ने एपी के फॉर्मुलाज को अप्लाई करा, एपी के फॉर्मुलाज को अप्लाई करा। उसके बाद आपने सिंपल एपी वाले पैटर्न के ऊपर सॉल्व किया कि आपने दोनों इक्वेशंस को आपस में सेपरेट करवाया। तो आपको यहाँ से सिंप्लीफाई करने पे, काटम पीटी करने पे, सारे बेसिक मैथ्स है करने के ऊपर आपको डी की वैल्यू मिल गई। जो जो भी आपके पास डी की वैल्यू आई, आपने अगेन इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 में प्लॉट करा, जो अभी तक काम करते हुए आ रहे हैं, समझते हुए आ रहे हैं। तो यहाँ से आपको ए की वैल्यू मिल गई। जब आपको फाइनली ए भी मिल गया, डी भी मिल गया, तब आप वापस अपनी टर्म के ऊपर गए जिस टर्म की वैल्यू को आपने फाइंड करना था। हमें किसको फाइंड करना था, पी प्लस क्यू टी एच टर्म को। हमें किसको फाइंड करना था, हमें फाइंड करना था पी प्लस क्यू टी एच टर्म को। इसका फॉर्मुला ओपन करा, क्या फॉर्मुला होगा, ए प्लस का पी प्लस क्यू माइनस का 1 इंटू डी। तो ए के अंदर ए की वैल्यू पुट करी, डी में डी की वैल्यू पुट करी और सिंप्लीफाई करने के ऊपर आपके पास फाइनली p प्लस क्यू टी एच टर्म की वैल्यू आ गई। किसकी वैल्यू आ गई, p प्लस क्यू टी एच टर्म की वैल्यू आ गई हमारे पास, है ना भाई। p प्लस क्यू टी एच टर्म की हमारे पास फाइनली वैल्यू आ गई। जब हमारे पास वैल्यू आ गई p प्लस क्यू टी एच टर्म की, तो चूंकि हमने एपी में सारा काम किया था तो ऑब्वियसली एपी के अंदर आई। तो एचपी में निकालने के लिए क्या करेंगे, उसको एचपी में फाइनली बाद में कन्वर्ट कर देंगे, तो वो एचपी में आंसर आ गया। इस तरीके से फाइनली हमने इस चीज को प्रूव कर लिया जो हमें प्रूव करना था। और यहीं पे आपकी एक्सरसाइज नंबर 4.8 अपने मंतकी अंजाम पे पहुंचती है। तो बस लास्ट में एक छोटी सी बात कहूंगा कि अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आया, अगर ये आपको लेक्चर समझ में आया, अगर ये आपको कॉन्सेप्ट पूरी चीज पसंद आई, तो काइंडली अपने दोस्तों से, अपने जानने वालों से, अपने कजन से, अपने फ्रेंड से, अपने कॉलेज के कोचिंग के फ्रेंड से लाजमी शेयर करिएगा। बेटा सदका जा रही हूँ कि मैं अपने इतनी बिजी रूटीन से अगर टाइम निकाल के आपके लेक्चर डिजाइन कर रहा हूँ, ताकि वो बच्चे जिनको लगता है कि मैथ्स बहुत मुश्किल है, उनको पता चले कि मैथ्स बहुत ईजी है इंशाल्लाह। और आने वाले दिनों में अभी बोर्ड के जितने भी आपके अभी कॉलेजेस के पेपर होंगे इंशाल्लाह, उनके एमसीक्यूज भी सॉल्व करवा रहा हूँ। प्लस आपके पास जो मॉडल पेपर है उसके एमसीक्यूज भी सॉल्व करवा रहा हूँ। प्लस आपके पास जितने इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज होंगे चैप्टर्स के, मैं वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट अपलोड कर रहा हूँ। तो परेशान मत होइएगा, इस चैनल पे आपको सब कुछ मिलेगा इंशाल्लाह ताला। बस मुझे अपनी बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा। यहीं पे इस क्लास को इख्तिताम करूंगा इस उम्मीद के साथ, इस खैरियत के साथ कि आप जहाँ हैं जैसे हैं खैरियत से होंगे। मुझे हमेशा अपनी दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। हाशिम ज़िया साइनिंग ऑफ।